कक्षा 12 सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए खंडकाव्य के अंतर्गत प्रायः एक ही जैसा प्रश्न पूछता है। कभी कभी अंतर ये होता है कि इसमें सारांश या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है। कभी कभी खंडकाव्य के आधार पर उसकी समीक्षा करनी होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। प्राचीन काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य के प्रमुख दो भेद माने हैं। पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य हम उसको कहते हैं जो किसी कथा के द्वारा विकास के विभिन्न क्रमों में सुव्यवस्थित रूप से बधा हुआ हो। संक्षेप में, जो काव्य किसी महापुरुष के जीवन संबंधी कथानक से बधा हुआ, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। दूसरा मुक्तक काव्य स्वच्छंद लघु काव्य रचनाओं या उनके संग्रह को मुक्तक काव्य कहा जा सकता है। प्रबंध काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंडकाव्य। महाकाव्य किसी महापुरुष के जीवन की सर्वांगीण एवं संपूर्ण रूप से विकसित कथा का समावेश होता है तथा उस कथा में कथा से संबंधित महापुरुष के चरित्र को प्रकाशित करने वाले कई पात्र होते हैं। यानी मूल रूप से कहा जाए तो महाकाव्य जो है खंड काव्य की अपेक्षा विकसित होते हैं। गद्य की बात करें तो गद्य में जैसे कहानी है और उपन्यास है। उपन्यास विस्तृत होता है, कहानी लघु होती है। उसी प्रकार से कविता के क्षेत्र में जो प्रबंध काव्य होता है उसका फलक व्यापक होता है, जबकि खंड काव्य का फलक किसी विचार या किसी परिस्थिति को लेकर के संक्षेप में या सीमित सर्गों में इसकी कथा कही जाती है। या नाटक को लें तो नाटक और एकांकी में जो अंतर होता है वही महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर होता है। विद्वानों ने खंड काव्य के लिए जो विस्तृत बात कही है उसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब किसी कथा के एक अंश या खंड काव्य पर काव्य रचना की जाती है तो वह काव्य रचना खंड काव्य कहलाती है। खंड काव्य के तत्व भी होते हैं जिनके आधार पर किसी काव्य रचना की एक सफल खंड काव्य के रूप में उसकी हम समीक्षा करते हैं। जिस काव्य रचना में निम्नलिखित सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं वही श्रेष्ठ और सफल खंड काव्य माना जाता है। पहला, जीवन के पूर्व निर्धारित किसी पक्ष का प्रभावपूर्ण चित्रण, यानी जिसको हम खंड चित्र कह सकते हैं। दूसरा, संक्षिप्त कथानक, आकार में लघु हो। तीसरा, सुगठित घटना चक्र, यानी सर्गबद्धता, कम सर्गों में बात कही जाए। मुख्य रूप से 2 या 3 या 4 सर्गों में बात कही जाती है। आपके खंड काव्य में जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसमें कुल 7 सर्ग हैं। चौथा, मौलिक उद्भावना।
यानी नव्यता के साथ कवि के व्यक्तित्व की झलक और निजीपन हो। नव्यता माने नवीनता होनी चाहिए। पौराणिक कथानक को लेके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, लेकिन उसमें कवि का एक व्यक्तित्व दिखाई देता है। यही नव्यता है, नवीनता। और लेखक या कवि का निजीपन दिखाई दे, उसका व्यक्तित्व दिखाई दे। पांचवा है प्रभावपूर्ण और चरित्रांकन, यानी नायक। नायक का जो चरित्र हो वो प्रभावपूर्ण हो या उदात्त, धीरोदात्त नायक हो। छठा देश, काल व वातावरण, यानी तत्कालीन स्थिति का सजीव चित्र। सातवां नामकरण, सार्थकता, यानी जो शीर्षक हो वो सार्थक हो। आठवां भाव एवं रस व्यंजना, भावात्मक हो और रस की व्यंजना उचित हो, यानी अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो, वातावरण कुछ हो और बातें कहीं कुछ और जाएं। नौवां उद्देश्य अथवा संदेश, यानी खंड काव्य के माध्यम से कवि जो है वो कौन सा संदेश देना चाहता है। दसवां जो है वो भाषा और शैली है, यानी विषयानुरूप भाषा और शैली होनी चाहिए। 11वां अलंकार योजना, अलंकारों का प्रयोग हो, उचित हो, अनुरूप हो। 12वां छंद विधान, उसमें भी वही नियम है कि वह भी छंदानुशासन में हो। छंदों का कोई एक छंद का प्रयोग हो सकता है या उसमें विभिन्न छंदों का प्रयोग हम कर सकते हैं। 13वां प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण देश, काल, वातावरण के अनुसार हो। 14वां प्रभावान्वित, अर्थात रचना का प्रभाव कितना पड़ता है, इस पर हमें जोर देना चाहिए।